सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। व्याकरण में प्रथमावृत्ति की कक्षा में 32वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इको गुणवृद्धि सूत्र तक पीछे सिद्धियां हो चुकी थी और कल सूत्र प्रारंभ किया था न धातु लोप आर्ध धातु के। इसमें कोई सिद्धि पूरी नहीं हो पाई थी, तो पीछे जो सिद्धियां हुई हैं उसमें से कोई सुनाना चाहेंगे? दो बनाई थी हमने उसमें इको गुणवृद्धि में। कौन कौन सी? मेद्यति और मार्ष्टि। तो आप बोलेंगे सुकामा जी, बताइए। मार्ष्टि को बनाएंगे? हाँ जी, मार्ष्टि हमने मृजिषु शुद्धों से ली थी। और मृजी शुद्धौ से ली थी ऐसे नहीं बोलेंगे, मृजूष शुद्धौ धातु से मार्ष्टि शब्द बनाया था। सबसे पहले हम भूवाद धातु से उसकी धातु संज्ञा करी, फिर उससे अनुबंध हटाए। एक तो शकार हटेगा पीछे से, अनुस्वार हटेगा और ये अपने अनुस्वार नहीं कहेंगे, अनुनासिक जो अच है ज में उ उसकी संज्ञा करेंगे। वो हटा के अपने पास मृग रखेगी आगे चल के, फिर हम उसका धातुओं के अधिकार में चले जाएंगे। फिर उससे हम लट लगा, क्योंकि हम लाना चाहते हैं तो आगे चल के ल प्रश्न पदम से सूत्र 7 में वर्तमान लट से लटाया, फिर लस्य से जाएंगे। हाँ, पहले लकार को हम ये निर्णय कर लेते हैं कि हम कर्ता में लाए हैं, कर्म में लाए हैं या भाव में लाए हैं। ये सर्वत्र ये नियम लागू रखना है। तो किस में लाए हम? कर्ता में। सूत्र कौन सा लगता है ये? हाँ, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भी। उसके बाद उसमें ल शेष अपने पास बच गया, ट की संज्ञा कर दी। ठीक है। उसके बाद हमें वो चाहिए, प्रत्यय चाहिए। प्रत्यय कौन सा लाना है? तो इसको आदेश कहेंगे आगे, अब जो भी आएंगे ना वो ठीक है, प्रत्यय नाम भी उनका होता जाएगा। तो लस्य के अधिकार में जो सूत्र आगे आ रहा है वो पूरा आ जाएगा। 18 आ गए। अब वो आत्मनेपदम शेषः परस्मैपदम। हाँ, उसमें जो विधि अपनाते हैं, ये पीछे कई बार बोल दिया है मैंने कि जब भी अनेक आदेश एक साथ आ जाएं, विशेष करके तिप और ये तिंग और सुप में, तो वहां छांटने की जो विधि है, क्योंकि हमें एक लेना है, हमें छंटनी करनी है, तो उस विधि में दो नियम लगातार चलते रहेंगे। पहले संज्ञा, फिर विधि सूत्र, फिर संज्ञा सूत्र, फिर विधि सूत्र। और ये कब तक चलेगा क्रम? जब तक एक न रह जाए। तो प्रारंभ कैसा होता है इसमें? दोनों में से किससे करेंगे? संज्ञा से या विधि से? प्रारंभ होता है संज्ञा से। तो आपके सामने 18 आदेश हैं, 18 प्रत्यय हैं, उनका कोई नाम रखेंगे। तो क्या नाम है उनका? हाँ, लह परस्मयी पदम ये कहता है, क्योंकि संज्ञा सूत्र लाना है ना आपको। तो लकार के स्थान में जो कुछ भी है, उसने किसी का नाम नहीं लिया है कि तिंग का नाम मैं परस्मयी पद रखूंगा, ऐसा नहीं कह रहा है वो। लकार के स्थान में जो कुछ भी है उसका नाम परस्मयी पद। साथ ही इसका अपवाद बैठा हुआ है, तंगाना वात्मनेपदम। अब हमारे दो भाग बन गए। तिंग तो पूरा हो गया एक, लेकिन इसने पूरा तिंग को लिया तो था, परंतु उस तिंग में से तंग को दूसरे ने ले लिया, उसने उसका नाम रख दिया आत्मनिपद। अब ये परस्मयी पद कितनों का नाम रख पाएगा? ये 9 का नाम रख पाएगा। उन 9 को किसी प्रत्याहार से नहीं कहा गया। जैसे अगले 9 को प्रत्याहार से बोल दिया, क्या शब्द है? तंग। लेकिन प्रारंभ के जो 9 है इनको प्रत्याहार से नहीं कहा, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके पास बचेंगे ही वही, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है।
अब आपके सामने 9 परस्मी पद के, 9 आत्मनिपद के, ये संज्ञा वाला कार्य पूरा। अब अगला कार्य विधि सूत्र आएगा। इनमें से आपको एक को लेना है, या तो आप परस्मी पद को ले लें या आत्मनिपद को ले लें। तो ये आपको निर्णय करना है किसको लेना है, किसको लेना, परस्मी पद को। अब उसका सूत्र लाना पड़ेगा आपको। वो सूत्र कैसा कहलाएगा, विधि सूत्र। वो कौन सा है, शेषाद शेषाद कर्तरी परस्मी पदम। अब भी हमारे पास 9 प्रत्यय हैं, छटनी तो पूरी हुई नहीं। फिर अगली प्रक्रिया, फिर संज्ञा सूत्र आएगा। अब संज्ञा सूत्र इनमें से 3-3 का भाग करके कुछ नाम रखेंगे, वो रखे जाएंगे उनके। तो प्रथम 3 का नाम प्रथम, दूसरे 3 का नाम मध्यम, तीसरे 3 का नाम उत्तम। सूत्र बोलिए। विसर्ग भी बोल दिया आपने, सकार भी बोल दिया। तिंगः त्रीणि त्रीणि, तिंगः त्रीणि, तिंगः त्रीणि त्रीणि। तो तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। ठीक है, इसने संज्ञा कर दी। अब संज्ञा करने के बाद अगला सूत्र विधि सूत्र। अब विधि सूत्र वो आएगा जो इन संज्ञाओं में से किसी एक को लाएगा। तो वो सूत्र कौन सा, आपको कौन सा लेना है इसमें से, प्रथम लेना है, मध्यम लेना है, उत्तम लेना है, प्रथम लेना है। तो उसका विधि सूत्र शेषे प्रथमः। समस्या अब भी वही है। अब फिर संज्ञा, तो फिर संज्ञा करेंगे। तो अब इस तीनों में से एक एक की अलग अलग संज्ञा होगी। तो इसका सूत्र तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, एक एक करके। तो अब तीनों के नाम रख दिए गए। अब आपको जो लेना है उसका विधि सूत्र द्वैकयोर द्विवचन एक वचने। यहां तक आकर के अब हमारा ये जो संज्ञा और विधि, संज्ञा विधि, ये समाप्त हो गया। अब अगला कार्य प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि आप इस कार्य से निवृत्त हो गए। अब छंटनी वाला कार्य पूरा हो गया। अब मृज और टिप ये हो गया। आगे ठीक है, अनुबंध लोप कह दीजिए बस, संक्षेप में हो गया। आगे तो मिजती बचा अपने पास। तो इसमें फिर वो आवृत्ति शिप लेके आएंगे, कर्तरी शप लाएंगे। ऐसे नहीं, तिप प्रत्यय का पहले एक नाम रखा जाएगा, क्योंकि जिस विधि सूत्र को आप लाने जा रहे हैं उस विधि सूत्र की पहले हम उसकी शर्तें देखते हैं क्या क्या है। जैसे आपने कर्तरी शब्द को ले लिया, परंतु कर्तरी शब्द कह क्या रहा है, क्या उसकी कही हुई बात पूरी लागू हो रही है या नहीं, ये आपको पहले देखना होता है। क्योंकि इतना तो पता ही है कि जो व्यक्ति ये सिद्धि कर रहा है, जो सूत्रों को ला रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं उसको सूत्रों का अर्थ भी पता है, और अर्थ करके ही हमें लगाना चाहिए। ध्यान रखें सदा, जिस सूत्र को हम लगाने जा रहे हैं उसका अर्थ हमें पता रहना चाहिए, जिससे हम ये समझ पाए कि वास्तव में ये लगने योग्य है या नहीं है। नहीं तो किसी ने प्रश्न कर दिया, किसी और सूत्र को ला दिया कि इसको क्यों लगाते आप, आपको अर्थ न इसका पता न उसका पता, किसको लगाएंगे। तो कर्तरी शब्द में सार्वधातुके की अनुवृत्ति आ रही है। कहां से, सार्वधातुके यक। तो सूत्र क्या कह रहा है ये कि सार्वधातुक यानी कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय यदि आगे होगा तो धातु से शप आएगा। अब इसमें से एक चीज का तो निर्णय हम पीछे कर चुके थे, इसकी दो बातें हैं, कर्ता में भी होना चाहिए वो प्रत्यय आगे वाला, और उसका नाम ये भी होना चाहिए। तो इनमें से एक काम तो कर चुके हैं हम, कौन सा, कर्ता में लाना। ये काम किससे किया था, लह कर्मणि च भावे चाकर्म के अभ्यास से, उसको दोबारा नहीं बोलेंगे। अब वो काम तो हो चुका है, लेकिन सार्वधातुक नाम तो नहीं रखा अभी। फिर आप कैसे ले आएंगे उस सूत्र को, वो काम पहले। तो किससे, तिंशित सार्वधातुक। अब आप पक्के हो गए, पूरा सूत्र लाने के अधिकारी बन गए। यानी कि तिंग का नाम और शित का नाम सार्वधातुक हमारे पास शित है या तिंग है, तिंग है। अब ये प्रत्यय ऐसा हो गया कि ये कर्ता में भी विद्यमान है और सार्वधातुक नाम भी हो गया इसका। अब कर्तरी शब्द से शप आ जाएगा। चलिए आगे।
कर्तरी शब्द से शब्द ले आए, फिर हमने शब्द की अनुबंध लोप कर दिया। इसमें मैंने कल बताया था ना कि जब किसी को पूरा ही हटाना होता है तो काट पीट नहीं तो सफाई नहीं करेंगे उसकी, छिलके नहीं हटाएंगे उसके। तो ठीक है, पूरा ही हटाना है, फेंकना है उसको। तो हाँ, छिलके जब हटाएं, जब उसका प्रयोग करें हम आगे चल करके सब्जी का, है सब्जी फेंकनी है पूरी हमें, तो क्यों इसको छीलें पहले से कि साफ करके फेंकेंगे, ऐसे नहीं। तो शप आया, परंतु ये शप हम जिस धातु से लाए हैं वो धातु अदादि गण की है। अदादि गण की धातु है, इसलिए इसके लिए पाणिनि ने अलग सूत्र बनाया हुआ है। कदादि गण की धातुओं के आगे शप रह ही नहीं सकता। तो कहां जाएंगे, कौन से प्रकरण में? प्रकरणों के नाम बता रखे हैं मैंने। कौन सा प्रकरण पकड़ेंगे अब? लुक प्रकरण। तो लुक प्रकरण में, क्योंकि शब्द का लुक करना है, तो दूसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र तीसरे कॉलम में आदि प्रभृतिभ्यः शपः। प्रभृति का तात्पर्य आदि, यानी आदि आदि अर्थात अदादिगण। तो अदादिगण की धातुओं से उत्तर, पंचमी है आदि प्रभृतिभ्यः, उनसे उत्तर शपः लुक भवति, शप का लुक हो जाएगा। अब लुक में शंका उठेगी, क्या है ये? तो कहां जाएंगे, किसके पास पूछेंगे जाकर के? प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः। क्या कहता है ये? नहीं नहीं, ऊपर से आ रहा है अदर्शनम। ऊपर से क्या आ रहा है? अदर्शनम। प्रत्यय के अदर्शन का नाम, प्रत्ययस्य अदर्शनम। प्रत्यय का अदर्शन है ये, क्या? लुक शुलु लुप। अर्थात लुक शुलु लुप यदि हमने कहीं कहा है तो ये प्रत्यय का अदर्शन ही है, ये अन्य कुछ भी नहीं है। यदि लुक कह दिया है तो उसका अदर्शन होगा, और अदर्शन करेंगे तो क्या करेंगे? हटाएंगे ही तो उसको, नहीं देखना है उसको अब तो हटाओ। तो रह गया मृज और ती, शब्द तो गया काम से। आगे इसमें हमने क्योंकि वृद्धि करनी है तो हमें एक विशेष सूत्र बनाया गया है, मृजे। उसमें आप ये भी दिखा सकते हैं कि पहले क्या प्राप्ति हो रही है, और थोड़ा अगर विस्तार करना है, क्योंकि उससे पहले तो आपको अंग संज्ञा करनी है, वो ध्यान रखना सदा। आप जिसके भी अधिकार में जाएं, अंग के अधिकार में, भ के अधिकार में, पद के अधिकार में, तो जिसके भी अधिकार में प्रवेश करेंगे उसका पहले प्रवेश पत्र बनवा करके, तो वो अंग संज्ञा पहले ही कर लेंगे। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। तो यहां अंगस्य के अधिकार में जो प्राप्ति प्रथम दृष्टया जो होती है, क्योंकि ये धातु कैसी है? मृज। हम किस, हाँ मार्ष्टी को बना रहे हैं। मृज धातु कैसी है? ये लघु पद है, उपधा इसका लघु है, अलुंत्यात् पूर्व उपधा। तो लघु पद धातुओं में क्या प्राप्त होता है? गुण प्राप्त होता है। और गुण करने वाले सूत्र की शर्त क्या है? क्या परे होना चाहिए? लघु पद अंग को गुण कब होगा? क्या परे होना चाहिए? दोनों में से कोई भी हो। यहां कौन सा है? सार्वधातुक। तो गुण की प्राप्ति हो रही है? नहीं। यदि मृजैर वृद्धि सूत्र न बनाया जाए तो गुण हो जाएगा निश्चित, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन अपशब्द बनने लगेगा। इसलिए पाणिनि ने फिर इसको अलग से सूत्र बनाया। यहां वृद्धि ही करनी है, तो मृजेर वृद्धि। क्या अर्थ होगा इसका? मृजे है षष्ठी, अंगस से पीछे से आ रहा है षष्ठी का, और वृद्धि ही, बस और किसी की अनुवृत्ति नहीं है, केवल अंगस्य का अधिकार है। तो मृजे अंगस्य वृद्धिर्भवति। लेकिन इतने से बात स्पष्ट नहीं हुई। हम किस सूत्र का उदाहरण बोल रहे हैं? ये तो अभी तक आया ही नहीं। अब इसका नंबर आएगा, क्योंकि आपने कहा मृजे है अंगस्य, तो अंग तो काफी बड़ा है। मृज कौन से वर्ण को, ये नहीं बताया जा रहा है किस वर्ण को वृद्धि करनी है। तो अनिर्णय की अवस्था में परिभाषा ये अब लगेगी, एकह गुण वृद्धि, कि जहां गुण हो जाए अथवा
वृद्धि हो जाए, इन शब्दों का उच्चारण करके, गुण और वृद्धि शब्दों का उच्चारण करके जहां गुण वृद्धि की जा रही है, वहां पर इकह ये शब्द और बढ़ जाएगा, ये पहुंच जाएगा। अब ये शब्द और मिल गया इसके लिए बोनस में। अब कितना हो गया हमारे पास मसाला? मृजेह, वृद्धि दो तो हैं ये, और अंग से पीछे से आ रहा है, इकह और मिल गया। अब संगति कैसे लगाएंगे? मृजेह अंगस्य इकह वृद्धिर्भवति, इकह स्थाने, स्थाने जोड़ देंगे, षष्ठी स्थाने होगा। अब एक है इसमें एक ही, मृज में ऋकार, उसको वृद्धि, 3 वर्ण आ गए, आ, आई, औ। अब क्या करेंगे? स्थानीय अंतर पर लगाएंगे, कुछ नहीं मिला, फिर उड़न आ जाएगा, तो री को आर बन जाएगा। हाँ, उड़न रपरह का अर्थ आ गया है समझ में पूरा। देखो उड़न रपरह करता क्या है? एक तो सूत्र कुछ ऐसे होते हैं कि उसकी पहले उपस्थिति हो जाए किसी बात की, तब कार्य करते हैं। जैसे हम इसके 2 प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। उहु अण, उ के स्थान में जो अण आ चुका है, किसी सूत्र के द्वारा हम ले आए हैं, और तब उसके आगे रेफ को जोड़ें। ठीक है। एक ऐसा है कि लाए नहीं है, अभी कतार में लगा हुआ है, जिसको आना है वो अभी लाइन में लगा हुआ है, अभी आया नहीं है उसके स्थान पर, री को हटाया नहीं है अभी हमने। जिस री को हम वृद्धि करेंगे उस री के स्थान पर हम आ को लाए नहीं है अभी, क्योंकि लाने की स्थिति बनी नहीं पाई, स्थान ही नहीं मिला, सदृशतम मिला ही नहीं कोई। तो लाइन में लगे हुए हैं कौन कौन? आ, आई, औ, तीनों लाइन में लगे नहीं। अब इन्हीं में से एक वर्ण ऐसा है जो अण प्रत्याहार में आ रहा है। तो ये सूत्र अब क्या कहेगा कि री के स्थान में जहां अण की प्रसक्ति प्राप्ति हो रही है, प्रसज्यमान अवस्था बोलते हैं इसके लिए, उसी समय में उसके आगे रेफ जुड़ जाएगा। यानी अभी दूर बैठा है री से, वो आने को तैयार है, लेकिन उससे पहले ही रेफ जुड़ जाएगा। आने के बाद रेफ नहीं, पहले ही जुड़ जाएगा। जैसे हम किसी अतिथि को भोजन खिलाते हैं तो पहले क्या बिछाते हैं? आसन। कि नहीं, थाली उसको खड़ी खड़ी पकड़ा दी, अब आसन बिछा है, ऐसा नहीं करते ना। तो पहले जो है वहां पर उसकी प्राप्ति दिखाएंगे कि ये आने को तैयार है। अब उसके आगे रेफ जोड़ देंगे, और रेफ जोड़ करके अब जो हमारे पास वृद्धि के जो 3 कैंडिडेट्स हैं वो कैसे कैसे हो गए? आर, आई, औ। अब स्थानीय अंतर वहां से सफलता मिल जाएगी हमें, क्योंकि रेफ आ गया इसमें मूर्धा वाला, उधर री भी मूर्धा का है। आ गया अब एक, क्या बन गया? मार्ज और ती। अब क्या करेंगे? अब वो जो बड़े वाला सूत्र है, व्रज से भ्रश्च, भ्रस्ज, यज, राज, भ्राज, छशाम, शह। ठीक है। उससे जकार को शकार हो जाएगा। इसमें धातु है, ये देख लिया, चेक कर लिया कि नहीं? कौन सी धातु? मृज है उसमें। ठीक है। तो इस सूत्र का जो अर्थ बताया था मैंने, क्या बताया था, कैसे इसमें अनुवृत्ति किस किस की आ रही है? 2 की अनुवृत्ति बताई थी। कौन बताएंगे? 2 की अनुवृत्ति बताई थी, झली और अंते। निकाल लो सूत्र पुस्तक में। झलो झली सूत्र से संख्या बताओ पृष्ठ की। 82 पृष्ठ पर दूसरे कॉलम में नीचे को देखो, झलो झली। तो झलो झली से क्या चला? झली। और स्कोह संयोगाद्योरंते च, यहां से क्या चला? अंते। ये 2 शब्द आगे जा रहे हैं, किसमें? अब एक यहां पर और ध्यान देना है कि साथ में पीछे से एक अधिकार चल रहा है यहां,
किसका चल रहा है? पदस्य का। पहले ही पाद में से 8वें अध्याय के। तो पदस्य की भी संगति लगानी है, इधर झली और अंत्य की भी लगानी है। तो जब हम झली का अर्थ करेंगे, इस सूत्र का अर्थ करेंगे कि वृश्य भ्रश्य आदि जो धातुएं हैं और छकारांत और शकारांत, इनके स्थान में मूर्धन्य शकार होता है झल परे रहते। अब यहां अंत्य नहीं बोलेंगे, एक बार में एक ही बात बोलेंगे। और जब झल परे रहते बोलेंगे तो पदस्य का अधिकार नहीं लेंगे। ठीक है। अब दूसरा अर्थ पदस्य का अधिकार लाते हुए और अंत्य को साथ में जोड़ देंगे। अब हो जाएगा कि वृश्य भ्रश्य आदि जो धातुएं हैं और छकारांत और शकारांत, लेकिन ये सब क्या है? अब पद। और इनके अंत में जो भी वर्ण आएगा अलुंत्य के नियम से, उसके स्थान में मूर्धन्य शकार होता है। अब यहां झल परे रहते अर्थ नहीं होगा, यहां परे कुछ भी नहीं है, क्योंकि पदांत शब्द जुड़ेगा। पदस्य आ रहा है ना, तो पदस्य अंत्य, पद के अंत में होंगे। अब ये जिनके स्थान में हमें मूर्धन्य शकार करना है वो वर्ण पद के अंत में होगा। तो पद के अंत में होगा। अब झल परे की आवश्यकता नहीं है, झल परे नहीं है यहां पर। अब हम जो यहां लगा रहे हैं मार्ज और ती, यहां वृश्य भ्रश्य को लगाया तो झली की अनुवृत्ति लाते हुए अर्थ करेंगे या अंत्य की अनुवृत्ति? सब छोड़ दिया, बिल्कुल उल्टा। अच्छा, अंत्य की ले आओ, एक बार करके देख लो अगर मन कर रहा है तो। हैं? क्या ये मार्ज का जकार पद के अंत में है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पद के अंत में? सुप्तिंगंतम पदम पद है। अच्छा, पद के अंत में क्या है? यहां मार्ज ती, क्या है पद के अंत में? इकार है, फिर इकारो करना है शकार। तो यहां झली की अनुवृत्ति है, झल परे है ती तकार, इसलिए जकार को। तो ये जो सूत्र है ना यहाँ झली और अंत्य के आगे वाले, इन सब में ऐसे ही अर्थ होता है, झल परे रहते और पदांत में। झली पड़ता है पदांते च, झली पड़ता है पदांते च, इस तरह से दो दो अर्थ होते हैं। इन सब सूत्रों के अलग अलग प्रकार से लगेंगे ये। ठीक है, जकार को शकार हो गया। अब थोड़ा सा ही कार्य रह गया, एक कार्य। कौन सा? ष्टुना ष्टु। और ये मैंने कल बता ही दिया था कि ष्टुनाष्टु में, जो ष्टुना में तृतीया है, तो उसमें सह के योग में तृतीया, शकार और टवर्ग के साथ। अब साथ में कोई आपके होता है तो दाएं भी साथ है और बाएं हैं तब भी साथ है या नहीं? कि नहीं, दाएं है तो साथ है, बाएं है तो साथ नहीं है। तो यहां भी दोनों ओर देख सकते हैं आप कि शकार और टवर्ग, इन्हें जिन सकार और तवर्ग के स्थान में हम मूर्धन्य करने जा रहे हैं, उन सकार और तवर्ग के इधर या उधर शकार टवर्ग मिल जाए, एक साथ ही मिल जाए, कोई थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है ना उससे, तो ये भी वैसा ही बन जाएगा। फिर जो सकार और तवर्ग है ये भी उसी रूप में आ जाएगा जिस रूप में इसके पास में बैठा हुआ साथी है, उस जैसा बन जाएगा ये भी। तो मार्श, मार्श और ती। अब शकार के ये जो ती है तकार, इस तकार के साथ में कौन है? शकार। और शकार को हम बोलते हैं मूर्धा से। तो तकार को भी शकार जैसा बनना है, वो भी चाह रहा है मेरा भी उच्चारण लोग मूर्धा से करने लगे। तो कैसे करेंगे? टकार होने के बाद। अब टकार हो गया तो उसको मूर्धा से बोल दो आप, और बोलने में सरलता भी रहेगी। अच्छा, आपको मार्ष्टी ये बोलना सरल लग रहा है या मार्ष्टी? क्योंकि मार्ष्टी में पहले मूर्धा पे जीव ले गए, फिर दंत पे लाए हैं, और वहां सीधे दोनों वही है जीवा, कोई बात ही नहीं है, मार्ष्टी। तो ये जो व्याकरण के नियम हैं ये वास्तव में एक बोलने की सुविधा के अनुसार भी है। ईश्वर ने जो भाषा दी है हमें और उच्चारण के जो यंत्र दिए हैं सारे, तो सरलता से जैसा उच्चारण हो सके तो वो नियम उसने बनाए हैं वेदों में, उसको पाणिनि ने
व्याकरण के सूत्र में ढाला है। चलिए ये हो गया। अब आगे हम कल बना रहे थे लोलवह, और लोलवह में धातु क्या चल रही थी? लुई छेदने। और लुई, इसका अर्थ क्या है लोलवह का? बार बार छेदन करने वाला, काटने वाला। कर्ता में है ये प्रत्यय, जो आ रहा है प्रत्यय ये कर्ता में आएगा। तो लुई छेदने धातु से लू और या यहां तक आगे थे हम। धातो रे काचो हलादे क्रिया समविहारे यंग। और इस सूत्र से जो यंग प्रत्यय किया था तो धातु कैसी मांगी थी इसने? हलादी और एकाच, दोनों धर्म इसमें विद्यमान है। हलादी भी है, एकाच भी है। और किस अर्थ में किया था यंग प्रत्यय? क्रिया का समविहार, बार बार करना, क्रिया का बार बार होना। और यंग प्रत्यय करने के बाद लू और य, उसके बाद कहां चल रहे थे? हम पहुंचे थे धातु संज्ञा करने के बाद छठे अध्याय के प्रथम पाद में। और प्रथम पाद में जो सूत्र हमने देख लिए थे कि एकाचो द्वे प्रथमस्य, ये सब इनके अर्थ कर लिए थे कल। लेकिन सूत्र हमें कौन सा लगाना है यहां? संयंगो हो। निकाल लीजिए, मिल गया। ये दो प्रकार की धातुओं से लगता है सूत्र। सन और यंग दो प्रत्यय पड़े हैं इसमें, तो सन्नंत धातुओं में भी लगेगा ये और यंगंत धातुओं में भी लगेगा। हमारे पास धातु सन्नंत है या यंगंत है? यंगंत है। और इसमें अनुवृत्ति किस किस की आ रही है? मुख्य तो अनुवृत्ति द्वे की है ही, क्योंकि ये द्वित्व प्रकरण कहलाता है, तो द्वे की अनुवृत्ति आ रही है। और देखो प्रथम और द्वितीय सूत्र पूरा ले लिया करो। एकाचो द्वे प्रथमस्य और अजादेर द्वितीयस्य। अब दोनों की अनुवृत्ति आने पर भी कहीं कोई लगेगा, कहीं कोई लगेगा। जैसे पीछे बताया था मैंने झली और अंत्य की अनुवृत्ति में दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। या तो एकाचो द्वे प्रथमस्य लगेगा अथवा अजादेर द्वितीय से लगेगा। तो जहां यथा योग्य लगाएंगे, जहां जैसा लगना है। यदि धातु हलादी है तो कौन सा लगेगा? एकाचो द्वे प्रथमस्य। अजादी है तो अजादेर द्वितीयस्य। अब यहां संयंगो हो, सन्नंत और यंगंत लिया इसने, तो यंगंत धातु हमारे पास में है लू या। ये हलादी है या अजादी है? हलादी है। अब हम अनुवृत्ति लाएंगे एकाचो द्वे प्रथमस्य। और जिस समय अजादेर द्वितीय की अनुवृत्ति लाएंगे तो वहां भी द्वे फिर भी आएगा एकाचो द्वे से। ऐसा नहीं कि पूरा सूत्र छोड़ दें, वहां पर हम द्वे तो फिर भी लेंगे, क्योंकि द्वे तो आना ही है सर्वत्र। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? रहने दो, चलने दो। सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा? अब एकाचो द्वे प्रथमस्य और संयंगो सूत्र हमारे पास में है। कैसे अर्थ करेंगे? संयंगो में विभक्ति कौन सी है? षष्ठी का द्विवचन। तो सन को अलग कर दो, यंग को अलग कर दो। अब क्योंकि प्रत्यय है ये, तो प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि कर ही लेते हैं। सन्नंतस्य यंगंतस्य, ठीक है। और इसमें धातु शब्द और ले सकते हैं, पीछे से सूत्र है इसके, लिटि धातु रनभ्यासस्य। तो सन्नंतस्य यंगंतस्य धातु हो गया। अब यहां एकाचो द्वे प्रथमस्य, इसमें एकाचह में भी षष्ठी है और प्रथमस्य में भी षष्ठी है। द्वे को बाद में बोलेंगे। तो सन्नंतस्य यंगंतस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः हो गया। द्वे भवतः हो गया पूरा अर्थ कि सन्नंत और यंगंत धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है। अब देखो इसमें कितने अच हैं? दो। अब दो अच हैं तो दोनों को द्वित्व नहीं करना है, हमें प्रथम अच को द्वित्व करना है, प्रथम एकाच को द्वित्व करना है। और उस अच के साथ में इधर के भी और उधर के भी, दोनों ओर के व्यंजन साथ में ले लेंगे।
तो कितने अंश को द्वित्व होगा? देखो यहां तक हुआ ये प्रथम एकाच, ये आकार रह गया है। अब इसको 2 बार बोलेंगे, फिर बोलेंगे, क्योंकि द्वित्व का यही अर्थ हुआ 2 बार बोलना। तो ये हो गया ऐसे, ये अ जो रह गया इसको यहां लिख दो, ये स्पष्ट हो गया। लूय, लूय और अ। अब इसी प्रकरण में ये कल बता ही दिया था मैंने कि जब भी द्वित्व करेंगे, द्वित्व प्रकरण में 2 बार बोलते हैं हम किसी भी शब्द को, तो उसमें जो पहला वाला है ये पहला वाला, इसका एक नाम रख दिया गया है। सूत्र यही मिल जाएगा आपको, पूर्वाभ्यासः, पूर्वः अभ्यासः। सूत्र कैसा है ये? संज्ञा सूत्र। पूर्व का नाम अभ्यास होता है इसी प्रकरण के अंतर्गत। अब इसका नाम हो गया अभ्यास। और अभ्यास नाम रखने के बाद अब कुछ कार्य भी करना है अभ्यास नाम लेकर के, क्योंकि नाम किसी का रख दें और पुकारने वाला कोई है ही नहीं, तो पाणिनि तो ऐसा काम नहीं करेंगे कि सूत्र के द्वारा नाम तो रख दिया है और ऐसा कोई सूत्र बनाया ही नहीं जो उस नाम को ले करके बुला रहा है, पुकार रहा है, कोई कार्य कर रहा है। तो अब इसका भी प्रकरण है पूरा अभ्यास का भी। वो प्रकरण कहां पर है? 7वें अध्याय के 4थे पाद में। निकालिए 7वें अध्याय का 4था पाद, 4थे कॉलम में देखेंगे, वहां पर सूत्र है अत्र लोपः अभ्यासस्य, अत्र लोपोऽभ्यासस्य। संख्या बताओ सूत्र की। 58 संख्या पर मिल गया। अत्र लोपोऽभ्यासस्य सूत्र का अर्थ नहीं करेंगे अभी हम, केवल यहां ये देखना है कि अभ्यासस्य, इसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी। कहां तक जाएगी? अंतिम सूत्र तक। इसी पाद का अंतिम सूत्र है ईच गणः। तो आप यहां निशान लगा लीजिए अपना, इसको बोलते हैं अभ्यास प्रकरण। एक एक करके सारे प्रकरण ऐसे ही समझना है। अब जितने भी सूत्र यहां लगेंगे इस सूत्र के आगे, ईच गणः तक जितने भी सूत्र हैं ये सूत्र जो भी कार्य करेंगे वो अभ्यास को ही करेंगे। ठीक है ना? इसलिए अभ्यास संज्ञा हमने पहले कर ही लिए। अब इस प्रकरण में जो सबसे अधिक लगने वाले सूत्र हैं, जो कि द्वित्व करने के तुरंत बाद लगने लगते हैं, अभ्यास संज्ञा करने के तुरंत बाद, तो उसमें एक तो ये सूत्र है जो आप इसी में देखेंगे, हलादि ही शेषः। मिल गया? और ये सूत्र कहां लगता है, कहां लग सकता है? तो सूत्र का अर्थ पहले देखें तब पता लगेगा कि हलादि ही, जो आदि वाला हल है, जिसको हमने द्वित्व किया है, जिसका नाम अभ्यास रखा हुआ है। अभ्यास किसका नाम है? इसका। इसमें कितने हल हैं? कितने हल हैं? 2। और यदि कहीं पर एक ही हल हो, जैसे हमने भू धातु को लिया, भू और भू द्वित्व कर दिया लिट लकार में, तो वहां लगाएंगे हलादि शेष? वहां तो है ही, आदि में एक ही है। तो जहां एक से अधिक हल होते हैं वहां इस सूत्र को लगाएंगे। और ऐसी धातुएं आपको अधिक मिलेंगी जिनमें एक से अधिक हल रह जाते हैं अभ्यास में। तो हलादि ही शेषः, अभ्यासस्य की आ रही है अनुवृत्ति। क्या अर्थ बनेगा? अभ्यासस्य आदि ही हल शेषः, अर्थात शिष्यते, बच जाता है। इसने क्या नहीं कहा? दूसरे का तीसरे का लोप हो जाता, ये तो कहा नहीं। क्या कहा इसने? आदि का हल शेष रहेगा, तो दूसरा नहीं रहेगा। ये बात कहनी पड़ेगी क्या? अर्थापत्ति प्रमाण पढ़ ही चुके हैं आप। देखो न्याय और व्याकरण जुड़ गए आचार्य जी। तो अन्य हल हट जाएंगे, सीधा सा अर्थ हो गया हलादि ही शेषः। तो स्पष्ट हो गया ना कि आदि का हल शेष रहेगा,
अन्य कोई भी हल शेष नहीं रहेगा। तो क्या लिखें अभी यहां पर? केवल लू रह गया। आगे जो कहते हैं लू और अ। अब और भी कार्य हैं यहां अभ्यास को होने वाले। ठीक है, ह्रस्व वो भी लगता है सूत्र, लेकिन यहां ह्रस्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां इसको गुण करना है। और गुण करना है तो ह्रस्व हो दीर्घ हो कैसा भी गुण तो होना ही है। तो यहां जो सूत्र है, क्योंकि ये जो प्रकरण चल रहा है हमारा यंगंत का प्रकरण है ये, और ये शायद कल मैंने बताया भी था कि यंगंत के रूप दो प्रकार से चलते हैं। कैसे कैसे? एक तो यंग प्रत्यय करके वहां यंग दिखाई भी देगा आपको, और एक यंग को हटा करके। तो यंग जहां दिखाई देता है ऐसे रूपों को बोलते हैं हम यंगंत, और जहां यंग हट जाता है ऐसे रूपों को बोलते हैं यंग लुगंत। यंग का लुक, तो यंग का लुक भी होता है। लेकिन यहां यंग का लुक हुआ है क्या? यहां तो है। तो यंग का लुक किस सूत्र से होता है? हमें इसकी आवश्यकता है अभी नहीं है। आपने क्यों सिर किया नीचे? अभी नहीं है उसकी आवश्यकता। अभी हम यंग का लुक नहीं कर रहे हैं, अभी यंगंत ही रखना है इसको, तो उसको अभी सूत्र को नहीं लाएंगे। लेकिन जो सूत्र हम आगे लगाने जा रहे हैं वो चाहे तो यंग रहे या न रहे, वो दोनों अवस्थाओं में लगता है। सूत्र है गुणो यंग लुको हो। पृष्ठ पलट लो, अभी जहां हलादी शेषा पर पृष्ठ खुला हुआ था आगे खोलो उसके लिए। गुणो यंग लुको हो 82 पृष्ठ सूत्र संख्या मिल गया। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? कभी भी अर्थ करें सूत्र का, अनुवृत्ति को मत भूलना। ये प्रकरण चल रहा है अभ्यासस्य का, और अगर हम जितना समझ में आ रहा है हमारे उतना अर्थ कर लें अभी। चलो यंग लोगों को छोड़ दो अभी, और गुण और अभ्यासस्य इतने का अर्थ कर लो, क्या बनेगा? इतना तो भाई क्या समझ कि ये अभ्यास को गुण करता है। अब अभ्यास कैसा है? वो अभ्यास किस धातु का, किसका होना चाहिए, वो अंग कैसा होना चाहिए, तो उसमें शब्द और जोड़ दिया साथ में, यंग लुको हो। अब यंग लुको में कौन सा वचन दिखाई दे रहा है आपको? षष्ठी का द्विवचन। अब षष्ठी का द्विवचन है तो इसका अर्थ है कि दो शब्द इसमें अलग अलग स्वीकार किए गए हैं द्वंद्व समास करके। क्योंकि यदि हम ये अर्थ करते हैं कि यंग लुक षष्ठी तत्पुरुष, यंग लुक इति यंग लुक, तो यंग लुकः बनेगा या फिर यंग लुकोह बनेगा? समास कर दिया ना, यानी यंग का लुक हो गया है, ऐसे अभ्यास को गुण होगा, फिर यही तो अर्थ बनेगा। लेकिन द्विवचन है तो पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं? यंग अलग और लुक अलग, अर्थात धातु या तो यंगंत हो अथवा यंग का लुक हो चुका हो। अब लुक क्योंकि उसके समीप में है तो यंग का ही लुक लेंगे, किसी और प्रत्यय के लुक में मत ले आना इसको, यंग का ही लुक लेंगे। तो अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि यंगंत अंग के अभ्यास को गुण होता है। दूसरा अर्थ यंग लुगंत के अभ्यास को गुण होता है। समझ में आ गया? यंगंत के अभ्यास को गुण होता है और यंग लुगंत के अभ्यास को। हमारे पास कैसा अभ्यास है? यंगंत अभ्यास, यंगंत का अभ्यास, तो गुण हो जाएगा अब यहां पर। अब गुण में तो ज्यादा नहीं करना है, विशेष विचार अधिक गुणा पढ़ ही चुके हैं विस्तार से। गुण की प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है वो देख ही लिया है, स्थानीय अंतरतम लगा करके। और ऊ को कौन सा गुण होगा? ओ। तो अब ये बन गया अभ्यास ओ। क्या अब यहां पर ह्रस्व सूत्र लगाएंगे? लगाएंगे? ह्रस्व लगाएंगे तो गुण का फिर अर्थ ही क्या रहा? अब ह्रस्व नहीं लगाएंगे, गुण कर दिया ना इसलिए।
तो अब स्थिति क्या है? लो, लूय और अ। अब इसको यदि जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये हो गया, ठीक है। लो, लूय, और यहां पर हम इसकी धातु संज्ञा पहले कर ही चुके थे। किस सूत्र से? सनाद्यंता धातव। तो दोबारा तो नहीं हो रही इच्छा करने की, अब आवश्यकता ही नहीं, पहले कर ली ना। तो ये लोलूय धातु है कि नहीं है? ये धातु है। कौन से धातु पाठ में है ये? हैं? धातु में कहां पढ़ी है? धातु में कहां पढ़ी है? धातु पाठ में। तो निकालो कौन सी गण की है। तो ये कल चर्चा हुई थी कि धातु संज्ञा करने वाले दो सूत्र, और दो सूत्रों में एक सूत्र ऐसा है जो सर्वत्र लगता है, एक सूत्र ऐसा है जो सर्वत्र नहीं लगता। कौन सा है जो सर्वत्र लगता है? सर्वत्र का तात्पर्य अनिवार्य रूप से लगेगा ही, दूसरा लगे या न लगे। और दूसरा अनिवार्य नहीं है कि सब जगह लगाएं आप। मालूम भगवती बनाना है हमें, आप लगाएंगे सनाद्यंता धातुवा को? नहीं लगाएंगे। लेकिन सनाद्यंता धातुवा जहां लगेगा वहां भुवा धातु अवश्य ही लगेगा पहले, क्योंकि बिना उसके लगे सनाद्यंत धातु बनेगी ही नहीं। सन आदि जो प्रत्यय लाते हैं हम, वो भी धातु से ही लाएंगे, तो उसको लगाना अनिवार्य है। हम दोनों लगा चुके हैं, भुवा देव भी लगा दिया था हमने यहां पर, और यहां सनाद्यंता धातु भी लगा दिया। तो धातु है ये स्पष्ट हो गया। तो धातु के अधिकार में जा सकते हैं? नहीं। अब धातु के अधिकार में आ गए। तो धातु के अधिकार में सूत्र निकालिए, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी न्यच। ये पहले ही बाद में आएगा, दूसरे कॉलम में। इसमें दूसरे कॉलम आपके दो बार बन जाएंगे। ये सूत्र संख्या इसकी आएगी 134। तुमने चौथा कॉलम क्यों देखा अभी? तो नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणीनि अचः ल्यूणिन्यचः ल्यूणीनि अचः। इसमें तीन गण हैं और तीन ही प्रत्यय हैं। अधिकार किसका है? धातु हो, धातु हमारे पास में है। तो नंदी ग्रही और पच, जो आदि अंत में आ रहा है, इसको सबके साथ जोड़ दीजिए। नंद्यादि, ग्रहादि और पचादि, और तीनों गणों से एक एक प्रत्यय इनको अलॉटमेंट कर दो उसका। नंद्यादि से कौन सा आएगा? ल्यू, और ग्रहादि से णिनी, और पचादि से अच। और ये तीनों गण कहां पर हैं? ये नंद्यादि, ग्रहादि, पचादि हमने पढ़े हैं केवल गण भवादि, अदादि, ज्योत्यादि आदि हैं। गणपाठ में लाएंगे आप इनको। गणपाठ जो बनाया गया है, ये गणपाठ जो शब्दों का संग्रह किया गया है उनका है, धातुओं का नहीं है। तो ये पाणिनि ऐसे अनेकों स्थानों पर बोलते हैं, किसी एक धातु को बोल दिया, उसके आगे आदि शब्द जोड़ दिया, लेकिन धातु पाठ में से ही है वो। और उनमें से कुछ गण ऐसे हैं जो आकृति गण कहलाते हैं, अर्थात कोई उनका संग्रह किया नहीं गया है। आकृति गण का तात्पर्य कि ये प्रत्यय करके, ल्यूणिनी अच प्रत्यय करके जो शब्द कहीं पर बने बनाए दिखाई दे रहे हैं और हमें प्रत्यय करना है, तो उनको उन शब्दों में जो विद्यमान धातु है, उन धातुओं को इन गणों में मान लेना। हमें यहां करना है अच प्रत्यय, तीन प्रत्ययों में से ल्यू, णिनी, अच। कौन सा करना है? अच प्रत्यय। अब अच प्रत्यय करेंगे तो हम कौन सा गण पकड़े इसमें? नंद्यादि, ग्रहादि या पचादि? तो पचादि को ले लिया,
अब आप ढूंढते रहोगे पचादी में कहाँ है ये लोलू ये है, जहां हम धातु पाठ में निकालेंगे डुपचश पाके और थोड़ा उसके आगे ढूंढेंगे, कहीं मिलेगी ही नहीं। कहीं कहीं पर सूत्र ऐसे आते हैं जैसे श्रे मुचादीना बोल दिया। अब मुचादी आप जब ढूंढोगे मुच कहाँ है, उसके आगे थोड़ी सी और ले लेंगे, कहां तक लेना है व्याख्याकारों ने बता दिया, लेकिन मिल तो जाएंगी वो कम से कम। यहां पचादी में आपको लोलू मिलेगी नहीं, तो ये आकृति गण है। अर्थात जहां अच प्रत्यय दिखाई दे रहा है किसी धातु से और धातु पाठ में नहीं है, तो उसको आप पचादी में ले लो, कोई बात नहीं है। धातु पाठ में आ रही है वो भी सारी, और जो नहीं है वो भी इसमें, तो पचादी में मान करके इसे अच प्रत्यय आ गया। ठीक है, ये अच आ गया, चकार तो हट ही जाएगा, लोलू या अ। अब ये जो अच प्रत्यय है, अब इसी में आप एक सूत्र निकालिए दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, कौन से प्रकरण में, लुक लुक प्रकरण, और उसी में एक सूत्र है यंगो चीचा, मिल गया। लुक की अनुवृत्ति कहां से आ रही है, ण्य क्षत्रियार्ष ये तो योनि लुगणियो हो, यहां से लुक शब्द आ रहा है। तो यंग अचि च, यंग षष्ठी का एक वचन, यंग का लुक आ रहा है, पीछे से लुक हो जाता है, अच प्रत्यय परे रहते, अच प्रत्यय है ये, और सूत्र में च भी पढ़ दिया है, और च से यहां अर्थ लिया गया है, च से नहीं हो तब भी, अच प्रत्यय न हो तब भी धीरे से बोलते हैं। हमारा तो यहाँ अच है, आप इसी को लें अभी कि यंग प्रत्यय का यंग लुक भवती अचि परतः, कि यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है अच परे रहते, और यंग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दे रहा है दिखाई। अच्छा, ये जो यंग प्रत्यय का हम लुक कर रहे हैं, अब जो हम जिस सूत्र का ये सिद्धि कर रहे हैं, जिसकी सूत्र कैसा है हमारा ध्यान रखना, पहले किसकी सिद्धि कर रहे हैं, किस सूत्र के उदाहरण की, न धातु लोप आर्ध धातु के। अभी तक इसका नाम लिया गया तो बुरा लगेगा नहीं इसको, कि मेरे ही घर में बैठे हो और मेरा नाम तक नहीं ले रहे हैं, मेरी आवश्यकता ही नहीं अनुभव हो रही है किसी को। तो अच को मान करके यंग का लुक, मान करके का तात्पर्य, क्योंकि इसने निमित्त बनाया इसको, यंग का लुक करने वाले सूत्र ने यंग लुक करते समय अच को निमित्त बनाया, कारण बनाया कि यंग परे होगा, वो अच परे होगा तो यंग का लुक होगा। तो इसमें अच निमित्त बन गया। किस बात में निमित्त बन रहा है, य को हटाने में, या को हटाने में बन रहा है निमित्त। ये लुक हो रहा है ना, लुक क्या है, हटाना, अदर्शन। तो यंग का अदर्शन तो हो गया है, ध्यान रखना भी है, लेकिन ये यंग का लुक इसको मान करके हुआ है। अच्छा, और ये जो यंग है ये किसका अंश है, धातु का, और धातु का अंश, धातु का अवयव, धातु का एक देश, कुछ भी कह दें। और सूत्र का अर्थ हमने क्या किया था, धातु लोप और धातु का, कि धातु के एक देश का लोप हुआ हो, जिस आर्ध धातु को मान करके, ये प्रत्यय क्या है, इसका नाम रखना भूल गए हम, क्या नाम है इसका, आर्ध धातु को, किस सूत्र से, शेषः, क्योंकि ये तिंग नहीं है और शित नहीं है। तो जिस आर्ध धातु को मान करके धातु के एक देश का अवयव का लोप हुआ हो, इतनी बात समझ आ गई। उसी आर्ध धातु को मान करके एक कार्य और होना है। अब वो कौन सा होगा कार्य, आप स्वयं पता लगा लो कि हम यदि यह को हटा दें, यहां से हटेगा तो है ही अब ये, और अब धातु का स्वरूप हमारे सामने रह गया लोलू। ठीक है, किसी का हाथ कट जाता है तो क्या बोलते हैं उसको,
लूला, ये क्या है? ये लोलू है क्योंकि इसका हाथ कट गया ना ये। अच्छा, अब आठ धातु प्रत्यय परे है, और ये अंग है, अंग से सूत्र से अंग, यस्मात् प्रत्यय सूत्र से अंग संज्ञा है इसकी। अंगस्य के अधिकार में सूत्र आ रहा है सार्व धातु कार धातु कयो, और एको गुणवृद्धि परिभाषा वहां पहुंचती ही है, अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति सार्व धातु के आर्ध धातु के च प्रत्यय परतः। सारी स्थिति पूरी सूत्र की फिट बैठ रही है। आर्ध धातु प्रत्यय परे है, इगंत अंग है। अब ये जो गुण कर रहा है सूत्र, गुण करने वाला, ये किसको मान करके कर रहा है गुण? क्योंकि इसकी शर्त है कि आगे प्रत्यय परे होना चाहिए, वो चाहे साधातु को हो या आर्ध धातु को हो, चाहे कोई सा भी। और उसी आर्ध धातु को मान करके इस या को भी हटाया गया था, धातु के अवयव को। तो धातु के अवयव को भी आर्ध धातु को मान करके हटाया गया था, और इसको गुण भी इसी को मान के प्राप्त हो रहा है। बस अब इस सूत्र का काम आ गया, यही कार्य है इस सूत्र का। अब सूत्र कैसे घटाएंगे कि जिस आर्ध धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप किया गया है, तो एक तो यहां दुश्मनी यहीं से पैदा हो गई थी, क्योंकि इसने इसका विनाश करवाया। अब विनाश करवा करके अब ये हमदर्दी दिखा रहा है कि चल मैं तेरे ऊकार को ओकार बनवा देता हूं। तो ये क्या कहेगा? मुझे तुम्हारा उपकार नहीं चाहिए, तुमने मेरे हाथ को काट दिया है, मेरे अंश को उड़ा दिया है, ये स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सूत्र ये कह रहा है कि उसी आर्ध धातु को मान करके यदि इक के स्थान में, क्योंकि इक और गुण वृद्धि साथ में जोड़ना है, यहां पर ध्यान रखना, इक के स्थान में यदि गुण और वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं, ये वृद्धि में भी लगेगा, तो वो नहीं होते, निषेध कर दिया, नहीं हुआ, चला गया वापस को, रोक दिया इसने। अब रोक दिया तो स्थिति यही रहेगी, लोलू और अ। अब अगला कार्य होगा यहां पर। तो अगला कार्य क्या होना चाहिए? हम परह सन्निकर्ष संहिता यहां लगा सकते हैं कि नहीं? परह सन्निकर्ष संहिता लगा सकते हैं। भाई सन्निकर्ष है ऊ का और अकार का, तो वास्तव में सूत्र यहां जो एक सामान्य रूप से लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है? ऊ को क्या होता है? अच परे रहते हैं, इको आना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए? लोलवह, है क्या बनना चाहिए? लोलवह। और ये क्या है? ये नहीं बनेगा ना, तो इसलिए पाणिनि ने एक और सूत्र बनाया। तो सूत्र निकालिए, अचि श्नु धातु भ्रुवाम युवोर यंगु वंगऊ। और ये सूत्र मिलेगा आपको छठे अध्याय के चौथे पाद में, अंगस्य के ही अधिकार में है, ये तीसरे कॉलम में। संख्या बोलो। 77। मिल गया। अचि श्नु धातु भ्रुवाम, कितने पद हैं इसमें? अचि श्नु धातु भ्रुवाम 2, यो हो 3, और इयंग वंगऊ 4 पद। सबकी व्यक्तियां अलग अलग। अचि सप्तमी का एक वचन, और श्नु धातु भ्रुवाम षष्ठी का, यो हो षष्ठी का द्विवचन, इयंग वंगऊ प्रथमा का द्विवचन, और अंगस्य का अधिकार आ रहा है। अब ये सूत्र क्या कहता है? श्नु धातु भ्रू, श्नु प्रत्यय आता है स्वादिगण में, वो यहां नहीं है हमारे पास में भी, और धातु, ठीक है, वो है यहां पर लोलू। और तीसरा शब्द है इसमें भ्रू, भ्रू एक अलग शब्द है, वो भी यहां नहीं है। इन सब के ये अंग होने चाहिए, पहली बात तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है। इन तीनों प्रकार के अंगों के युवो हो, युवो हो क्या है? ये
ई और उ, ई और उ, इनको मिलाइए। ई और उ क्या बनेगा मिल करके? हैं? यही तो बना। जैसे भानु, गुरु, हैं? तो भानु का क्या बनता है षष्ठी के द्विवचन में? भानो, भानवो हो, गुरु का गुरवो हो, केवल यू का युवो हो, आधा य वापे होती मात्रा बन गया ना। यही तो है सूत्र में। अच्छा, तो अलग अलग करेंगे तो क्या है ये? ई और उ। अब ये उधर जोड़े आप, श्नु, धातु, भ्रू, इनके ई और उ के स्थान में हमारे पास श्नु है, धातु है या भ्रू है? धातु। इसके ई और उ के स्थान में ई है यहां पर या उ है? उ है। तो ई के स्थान में ईयंग होता है, उ के स्थान में उवंग होता है। क्रम समझ में आ गया? अब क्योंकि यहां पर उ है तो क्या होगा? उवंग है। अच्छा, उवंग में कितने अच हैं, कितने अल हैं? अनुबंध को हटा दो आप। कितने अल हैं? 2। अच मत देखो आप, अल देखो। 2 अल हैं और 2 अल होते हैं तो ये एकाल हुआ या अनेकाल? आप तो बहुत एक्सप्रेस गाड़ी चला रहे हैं। तो अनेकाल शित सर्वस्य, जब कोई आदेश अनेक अलों को लिए हुए हो तो पूरे के स्थान में होगा। अब पूरे लोलू के स्थान में उवंग आया कि तू हट, मैं बैठूंगा अब यहां पर। लेकिन पाणिनि ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए उसमें एक ngकार और जोड़ दिया, ngकार। उवंग में ngकार लगा दिया। अब ये ngकार ये बचाव करेगा। ngकार जब लग जाता है तो ये आदेश कैसा हो गया? ङित। अनुबंध है नहीं है। और ङित आदेश वो चाहे एकाल हो या अनेकाल, इससे कोई लेना देना नहीं, बस ङित होना चाहिए। तो अलोन्त्यस्य के नीचे क्या है सूत्र? ङिच। ऊपर से निवृत्ति आई रही है अलोन्त्यस्य की। अंतिम अल के स्थान में होता है ङित। ये अनेकाल शित सर्वस्व को रोक दिया ङिच सूत्र ने। हाँ, यदि ngकार न होता तो लग जाता वो, कोई बात नहीं। तो ङित होने से, ङिच सूत्र से ये अंतिम अल के स्थान में होगा। अंतिम अल क्या है इसमें? उ। तो उकार के स्थान में क्या आ गया? उवंग। ठीक है। अब उवंग में एक तो ngकार अनुबंध है और व में जो अ है, व में अ, ये भी अनुबंध है। तो कितना रहेगा ये? अब इसको लिख देना है आपको इस उ के स्थान में। तो इसको यदि हम ऐसे कर दें और आगे लिख दें ये ऐसे, ये आ गया नहीं, उस उ के स्थान पर ये आ गया। ठीक है। और सूत्र की शर्त क्या है? ये कब करता है ये? इयंग या उवंग? अची, अच परे रहते। ये अच प्रत्यय नहीं है। हमने जो अच प्रत्यय किया था नंदीग्रही सूत्र से, आप ये समझो कि ये अच प्रत्यय बोल रहा है। ये अजादि कोई भी शब्द हो आगे सभी ले लेगा, केवल अच प्रत्यय नहीं। तो उस अच के, यानी अच प्रत्याहार है ये, अच परे रहते उवंग हो गया। तो लोलुव अ बन गया कि नहीं? मिला दो, लोलुव। अब क्या करेंगे? हैं? कैसे कैसे? ऐसे थोड़ी एकदम जबरदस्ती नहीं। पहले प्रातिपदिक संज्ञा विधि पूर्वक, धैर्य से, नियम से, शनई शनई। तो कैसे करेंगे ये? कृदंत है या तदितांत है या समास है? ये कृदंत है। क्यों? अच प्रत्यय कौन से अध्याय का है ये? तीसरे अध्याय का। धातु के अधिकार का। कौन सा धातु? तीसरा वाला। इसलिए कृदंतिंग, उससे कृतनाम हो गया। कृतनाम होने से कृदंत, कृदंत होने से प्रातिपदिक। अब आपको अधिकार मिल गया है प्रत्यय लाने का। और उसी प्रक्रिया से छंटनी करते हुए संज्ञा विधि करते हुए
और सु ला करके फिर सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा करेंगे, पद से के अधिकार में पहुंच करके सजुषो रूह लगा के और फिर विसर्ग हो जाएगा लोलुवः। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं और वृद्धि वाला कल को देख लेंगे, जो वृद्धि की प्राप्ति होगी उसको रोकने के लिए। प्रणव ध्वनि। ओ